हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है उसमें हम लोग के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, जिसमें हम लोग को छोटी छोटी दो बातें करेंगे। एक तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बोर संगतता सिद्धांत, बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल छोटा सा प्रिंसिपल है, छोटा सा सिद्धांत है। इसका क्या मीनिंग है, पहले इसके बारे में कुछ लिख लो। तो लिखो, क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए, क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए, क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए, क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए चिरसम्मत सिद्धांत क्वांटम सिद्धांतों के समान होते हैं। क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए, क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए चिरसम्मत सिद्धांत क्वांटम सिद्धांतों के समान होते हैं। इसे बोर संगतता सिद्धांत कहते हैं। इसे बोर संगतता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, क्वांटम प्रिंसिपल्स विल बी सेम एज क्लासिकल प्रिंसिपल्स। क्वांटम प्रिंसिपल्स विल बी सेम एज क्लासिकल प्रिंसिपल्स for higher values of quantum number, for higher values of quantum number, for higher values of quantum number. This is known as Bohr correspondence principle. This is known as Bohr correspondence principle. Bohr's correspondence principle. इसका देखो एक एग्जांपल बताता हूँ क्या क्या मीनिंग है इसका। मतलब ये है, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है ना, कोणीय संवेग, इसका मतलब ये है कि अगर क्वांटम जो नंबर है, क्वांटम संख्याओं के वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लिए जाए फॉर्मूले के अंदर, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले मिल रहे हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है। तो देखो कैसे, जैसे चिरसम्मत यांत्रिकी के हिसाब से, एक चिरसम्मत यांत्रिकी से कोणीय संवेग, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है L, वो होता है NH कट। H कट का मतलब h/2π ये होता है, जो बोर ने बताया था, है ना, NH/2π, ये वाला एक तरीके से NH कट ये होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, L का वैल्यू क्या आता है, L का वैल्यू L इज इक्वल टू H कट रूट ऑफ L+1, ये होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता है। अब ये बोला गया क्या कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले मिले हैं, अगर क्वांटम संख्या का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रख दो, अगर क्वांटम नंबर काफ़ी ज़्यादा रख दूँ, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो एक चीज़ में इसमें एक काम करता हूँ। सिंस L जो होता है, L का जो वैल्यू होता है, L का वैल्यू मिलता है 0 से 0 to n-1 तक मिलता है। मैंने बताया था ना, L का वैल्यू ये मिलता है 0 to, जैसे मैंने पहले बताया होगा, कहाँ पे बताया था,
यहाँ पे नहीं बता, मैंने इसके लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि एल का जो वैल्यू होता है, एल का वैल्यू, एक सेकेंड कहाँ गया वो, एल का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। मतलब एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, n-1। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू रख रहा हूं एक बार, तो एल का मैक्सिमम वैल्यू रख दो एल के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल। एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, n-1। तो एल का वैल्यू ये रखो, फ्रॉम 2, देखो 2 से क्या आएगा, L इज इक्वल्स टू एच कट, एल का वैल्यू रखा मैंने n-1 और एल का वैल्यू n-1 प्लस 1, एल का वैल्यू n-1 फिर एल का वैल्यू n-1 प्लस 1, ये मिला, ठीक है। इसके बाद में L इज इक्वल टू एच कट, ये मिला n-1 और ये बाहर से इधर से n, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, ये मिला n, ये मिला। इसमें देखो एच कट मैं इसमें से n और कॉमन ले लेता हूँ, तो n तो एक तो पहले से बाहर, एक और n बाहर लूंगा तो ये आएगा, n कॉमन लिया तो 1 - 1/n, n स्क्वायर, ये आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ क्वांटम संख्याओं के वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, क्वांटम नंबर क्या होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा, तो L का वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। यहाँ पे N का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, इफ N इज वेरी हाई, N के उच्च मान के लिए, अगर N का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा तो 1/n होगा ना, वो एक, n का वैल्यू काफी ज्यादा तो 1/n जो होगा वो एक के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। n का वैल्यू काफी ज्यादा होगा तो 1/n जो एक के तुलना में, एक की तुलना में काफी कम होगा, तो एक के कंपैरिजन में 1/n काफी कम होगा, तो इसको 1/n को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसको हटा दिया तो देखो l क्या मिला, l मिला h कट, और यहाँ पे या तो 1 बचा, ये n स्क्वायर बचा, तो ये हुआ n आ जाएगा n h कट। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही तो है एन एच कट, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग था। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये था, लेकिन क्वांटम नंबर्स के वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखे, एल का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा रखा, तो ये हमारे पास में ये मिल गया। फिर इसके अंदर एन का वैल्यू सबसे बहुत ज़्यादा रखा, तो हमारे को ये मिल गया। तो एल और एन के वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो हमारे को जो क्लासिकल मैकेनिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट थे या वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट थे वो सेम मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं बोर संगतता प्रभाव, मिल रहे हैं ना। अतः क्वांटम यांत्रिकी के परिणाम चिरसम्मत यांत्रिकी के परिणामों के बराबर होते हैं। Hence, the results of quantum mechanics are equal to, are same as classical mechanics for higher values of quantum number, for higher values of quantum number. Clear? तो ये यहाँ तक L का वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो गया। यहाँ से पता चल रहा है कि L जो क्लासिकल मैकेनिक्स से था और L जो क्वांटम मैकेनिक्स से था, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया फॉर हायर वैल्यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम या क्वांटम संख्याओं के उच्च मानों के लिए ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो भी एग्जाम में आया हुआ है आपके। पहले देखो ये क्वेश्चन करा देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। एक बार टाइम देख लो, मैं टाइम कितना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइम अपने पास काफ़ी ज़्यादा है, तो देखो ये क्वेश्चन करते हैं। ये बोला गया है कि हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है, हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है उसमें तो तरंग फलन है, वेव फंक्शन जो आता है तरंग फलन, वेव फंक्शन वो गिवन है आपको साई का वैल्यू, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपको 1/√πa0³ e⁻⁻r/a, ये वैल्यू गिवन है। ए को बोला गया बोर रेडियस, ए बोला गया बोर त्रिज्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य औसत दूरी ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य औसत दूरी ज्ञात कीजिए, ये गिवन है। और बोला गया है फाइंड आउट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य औसत दूरी ज्ञात कीजिए, औसत दूरी ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य औसत दूरी। ये गिवन है कि हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में जो तरंग फलन है वो ये है, और अगर ये तरंग फलन है तो ये हाइड्रोजन में प्रोटॉन यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसके बीच की जो दूरी है r, इसका औसत मान निकालना है, मतलब r एवरेज कैलकुलेट करना है। ये इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोला गया था। क्या बोला गया था? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, प्रत्याशा मान। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए तरंग फलन ये बताया गया है, ये वेव फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेट करें। चलो ये क्वेश्चन है, छाप लेना क्वेश्चन को। हाँ जी, एक दूसरी चीज आप ये याद रख लेना, हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन में ये दे नहीं, आप इसमें तो दिया है, देना भी चाहिए, लेकिन हो सकता है कभी बाई चांस अगर नहीं दे तो इस चीज को एक बार याद रख लेना आप, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखो, हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? एवरेज के लिए फॉर्मूला बताया था, ये था साई स्टार और यहाँ पर आर साई और डी टाउ, ये फॉर्मूला होता है एवरेज का। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज निकालने का, औसत मान या प्रत्याशा निकालने का। ये वैसे ये जो वेव फंक्शन है ये कैसा है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। प्रसामान्यकृत है, तो प्रसामान्यकृत के लिए हम लोग ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। एवरेज वैल्यू के लिए देखो, ये हमारे पास में जो फंक्शन है वो त्रिज्या के पदों में, आर के पदों में, और त्रिज्या या आर किस में आता है? गोलीय निर्देश तंत्र में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका मतलब है कि मुझे ये जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाना पड़ेगा। ये तो डी टो क्या होता है? वॉल्यूम होता है, आयतन। तो आयतन या वॉल्यूम का जो डी टो का वैल्यू होता है वो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गोलीय निर्देश तंत्र में लिखना पड़ेगा। और गोलीय निर्देश तंत्र में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी टो क्या होता है? डी टो जो होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसा होता है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन है, तो वहां से आपने पढ़ा होगा, ये आपको आना चाहिए। नहीं भी आता तो बस ये ध्यान रख लो, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये है साई स्टार आर और साई, और ये इसका वैल्यू आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है। और एक चीज देखना, यहाँ पर डी आर डी थीटा डी फाई, तीन चीजें, तो इंटीग्रेशन जो होगा समाकलन वो तीन में होगा, आर में भी होगा, थीटा में भी होगा, फाई में भी होगा, तो तीनों में होगा। तो देखो साई स्टार का वैल्यू रखो, साई स्टार, साई पता है, ये रहा साई। देखो आयोटा तो कहीं पे है नहीं, तो साई स्टार साई सेम ही आएगा, तो साई ऐसा है, साई स्टार दोनों का वैल्यू रखो। तो एक का वैल्यू रखा 1/√πa0³ e⁻⁻r/a, ये है ना, ये है। चलो ठीक है, साई स्टार का वैल्यू हो गया इंटू आर, और साई का वैल्यू भी यही है 1/√πa0³ e⁻⁻r/a, यह है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है, ये मिला मुझे। अब देखो लिमिट पुट करते हैं हम लोग। लिमिट अगर पुट करें तो
इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई अपॉन ए नॉट क्यूब का रूट है तो ये हट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, पाई अपॉन ए नॉट क्यूब, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया। बाकी की चीज़ें देखो, ई टू पावर ये ई टू पावर ये है ई टू पावर माइनस ये 2 हो जाएगा ना, ये एक पावर ए दोनों सेम, ये 2r अपॉन ए। ये r में है तो इसको r वाला भी आ जाएगा इसके साथ में, ये आ जाएगा ऐसा r स्क्वायर, ये dr में आ गया, ठीक है। एक तो ये dr, एक इंटीग्रेशन थीटा का, तो थीटा में है साइन थीटा डी थीटा, और एक है फाई वाला, तो फाई में तो कुछ फंक्शन तो है नहीं, ये मिल गया। इनकी जो लिमिट्स होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो तो लिमिट जो होती है r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई होती है, और फाई की वैल्यू 0 टू 2 पाई होती है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये रूल होता है। रूल क्या होता है, उसकी जो थ्योरी होती है ना वहाँ से मिलता है। अगर किसी को नहीं पता तो इसको ध्यान में रखना। r की जो लिमिट होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, थीटा की जो होती है वो 0 टू पाई होती है, और फाई की जो होती है वो होती है 0 टू 2 पाई, ये होती है लिमिट्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, ये जो है इसको मैं एक बार ऐसे रखता हूँ 0 टू इन्फिनिटी r स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2r बाई ए डी आर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा, इसका 2 पाई, इसका आता है वैल्यू 2 आता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट मुझे याद है इसका वैल्यू। साइन थीटा का जैसे कॉस थीटा रख लो आप, माइनस कॉस थीटा आएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू रखोगे आप तो 0 टू पाई, तो कॉस पाई रखोगे, चलो रख लो इसको। इसका जो आता है इसका आता है फाई, क्या आता है इसका फाई, तो फाई का 0 टू 2 पाई पुट कर लो। इसका इंटीग्रेशन अभी मैं इसका भी बताऊंगा, एक बार पहले वो कर लो जो छोटे इंटीग्रेशन है। इसका देखो कॉस पाई, इसका 0 टू इन्फिनिटी r क्यूब था कि स्क्वायर था, है ना, r स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2r बाई ए। एक सेकेंड, r स्क्वायर कैसे आया था, r स्क्वायर नहीं था ना ये, ओ r स्क्वायर r क्यूब होना चाहिए ये, है ना, r क्यूब होना चाहिए, r क्यूब है ये r क्यूब है, ये r क्यूब है भैया, ये r क्यूब है, और यहाँ से मिला dr, है ना। यहाँ से देखो ये आएगा आपका cos माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, और ये होता है 2 पाई। तो ये cos पाई और cos 0, cos पाई क्या होता है -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस वन और cos 0 का +1, तो 2 आ गया, 2 पाई 4 पाई हो गया। तो यहाँ से मिला मुझे 4 पाई अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, और यहाँ से आया 0 टू इन्फिनिटी r क्यूब ई टू पावर माइनस 2r बाई ए डी आर। ये किसका, इसका वैल्यू चल रहा है। अब इस इंटीग्रेशन को और कंप्लीट करना है, जिसने नहीं छापा है इसको पॉज करके छाप लेना भैया, है ना, पॉज करके छाप लेना। आगे देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये गामा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक तरीके से, अगर आपको याद हो तो गामा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है 0 टू इन्फिनिटी x टू पावर m ई टू पावर माइनस अल्फा x टू पावर n ये dx। इस तरीके का अगर कोई फॉर्मूला आता है, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर कुछ और e टू पावर कुछ कांस्टेंट x टू पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा आता है 1 टू पावर n और गामा 1 प्लस m बाई n अपॉन कांस्टेंट अल्फा 1 पावर 1 प्लस m बाई n, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको कंपेयर करो, इसको 0 टू इन्फिनिटी r क्यूब ई टू पावर माइनस 2 a r डी आर। यहाँ पे देखो m की जगह पे कितना 3 है, n के और अल्फा की जगह क्या है 2 बाई a है, वेरिएबल r है ना, यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे r वेरिएबल है, तो x की जगह पे तो r आ गया, r की पावर देखो यहाँ पे x की पावर n है, r की पावर है 1, तो n का तो वैल्यू है 1, m का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर n का वैल्यू तो आ गया, m का वैल्यू तो आ गया कितना 3, n का वैल्यू है 1, तो n का वैल्यू तो है 1 बाई 1, और m का वैल्यू है 3, m का वैल्यू है 3 बाई 1 अपॉन अल्फा, अल्फा का वैल्यू, अल्फा देखो अल्फा क्या 2 बाई ए, माइनस तो माइनस कंपेयर हो गया तो 2 बाई ए, तो 2 बाई ए की पावर 1 प्लस 3 अपॉन 1, तो ये आ गया फैक्टोरियल गामा 4 अपॉन
ये नीचे आया 2/a⁴ ये मिला। अब गामा 4 क्या होता है? गामा 4 होता है फैक्टोरियल 3। गामा 4 होता है कोई भी गामा का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो कोई गामा में n आता है, इंटीजर आता है, तो ये होता है फैक्टोरियल n-1। जैसे मतलब गामा अगर 5 आ गया तो इसका मतलब है कि ये आएगा फैक्टोरियल 5-1 मतलब फैक्टोरियल 4। तो इसी तरीके से ये 4 है तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 3 आएगा। ये फैक्टोरियल 3 2/a⁴ ये किसका वैल्यू आ गया? ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। ये 0 to ∞ r³ ये जो भी है इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। ये वाला वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो देखो इसका वैल्यू ये यहाँ पे पुट करूँ तो अतः r ये आ गया 4π/πa⁴। यही चल रहा था ना? a नोट है क्या यहाँ पे? a नोट। वैसे ये नीचे a नोट और ये a एक ही चीज़ होनी चाहिए। ये a नोट और ये a क्वेश्चन में, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन में ठीक तरीके से लिख नहीं रखा, मिस्टेक कर रखा है। ये a नोट और ये a ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है? ये a नोट और a ये दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो। तो ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो आ गया ये। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 × 2 × 1 और ये आ गया 2⁴ और a⁴ तो a⁴ ऊपर चला जाएगा। तो a नोट है तो एक ही बात है, मैंने बोला ना क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/a⁵। देखो a⁵ से ये a⁴ तो a ऊपर बच जाएगा, है ना? और ये 3 × 6 आ गया नीचे और ये हो गया 4 × 4, ये हो गया ये 4 × 4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये बचा 3a/4, ये 3a/2 बचेगा क्या? ये मिला, ये एवरेज डिस्टेंस है। तो कुल मिला के इसमें जो आया है वो क्या है? इंटीग्रेशन है अपना। इसके अंदर जो हमारा जो क्या कैलकुलेट क्या करना था? आर का मोड एवरेज वैल्यू या प्रत्याशा मान जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो कैलकुलेट करना था। उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। ये नॉर्मलाइज फंक्शन है तो नॉर्मलाइज फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखो डीटो जो होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऐसा होता है गोले निर्देश तंत्र में, इसका वैल्यू रखा। फिर ये लिमिट्स की बात करें तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये लिमिट्स काम में आएंगे, ये लिमिट्स काम में लिए तो ये फाइनली जाके इसमें गामा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में काफ़ी चीज़ें काम में आ गई यहाँ पे, जो कि हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स से का यूज होता है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को जो ध्यान से पढ़ते हैं उसके कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे काम में आ रही है, ठीक है? तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स से यूज हुआ है यहाँ पे। 3a/2 आ गया, ठीक है? अभी टाइम देख लेता हूँ मैं, 5 मिनट बचे हैं। कुछ और डिस्कस कर सकते हैं क्या? वैसे ये यूनिट ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है? यूनिट ख़त्म हो गया, हाँ ये ख़त्म हो गया। एक सेकंड, जो यूनिट 4 है उसमें बहुत सारी थ्योरी है, मतलब कुछ डेरिवेशनल चीज़ें भी, लेकिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लिखवाना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। और छोटा सा यूनिट है, बड़ा नहीं है, वो छोटा यूनिट है, और भी छोटा यूनिट है। और हम लोग ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसका रिवीजन करते रहो, जो भी पढ़ा दिया, कोई भी डाउट हो वो पूछो मुझसे। और भी कोई किसी का कुछ फीडबैक, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप बता सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ओके।